कई दिनों से अपने तीखे बयानों से कांग्रेस में हलचल मचा रहे शशि थरूर के सामने राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को तब ये लगने लगा था कि शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वजह यह कि शशि थरूर के इशारे पर ही ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। शशि थरूर का मामला इस तरह आसानी से निपट जाएगा इसका अंदाजा भी किसी को नहीं रहा होगा, क्योंकि शशि थरूर ने सीधे सीधे राहुल गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस में बड़ी भूमिका की उनकी मांग को राहुल गांधी ने सिरे से ठुकरा दिया था। शशि थरूर इस बात से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कांग्रेस से साफ कह दिया कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। शशि थरूर के मसले को हल करने के लिए दिल्ली से केरल तक बैठक हुई। दिल्ली में हुई बैठक के बाद खड़गे की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी ने पार्टी लाइन को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यही बात केरल कांग्रेस की बैठक से निकलकर सामने आई, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में केरल कांग्रेस की एकता पर जोर दिया है। राहुल गांधी ने केरल के नेताओं के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वे एकजुट हैं और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल थरूर के केरल में स्टार्टअप की तारीफ करने पर विवाद खड़ा हो गया था। थरूर ने सफाई दी थी कि उनका इरादा सीपीएम सरकार की तारीफ करना नहीं था, लेकिन सीपीएम ने इसे कांग्रेस के प्रचार के खिलाफ बताया था। इसके बाद थरूर के एक पॉडकास्ट में दिए गए बयान को लेकर भी हंगामा हुआ, जिसमें उनके राजनीतिक विकल्प तलाशने की अटकलें लगाई गईं। इन विवादों के बीच दिल्ली में हुई केरल कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से पार्टी लाइन का पालन करने को कहा। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने नेताओं से कहा कि उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर सावधान रहना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो। बैठक के बाद कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी ने कहा कि पार्टी एकजुट है और मीडिया में फैलाई जा रही एकता न होने की धारणा गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नेतृत्व ने थरूर से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने बयानों पर सफाई दे दी है। बैठक के बाद थरूर ने भी एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ हुई बैठक जो पार्टी की एकता की पुष्टि के साथ खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी सहित केजरीवाल की हार ने आम आदमी पार्टी का पूरा गणित ही उलट पुलट कर रख दिया। करारी हार के बाद केजरीवाल ऐसे ही हफ्तों से अपने घर में नहीं बैठे हैं, बल्कि इसके पीछे बड़ी वजह है कि पार्टी में उनकी बात मानने को अब कोई आसानी से तैयार नहीं। हालांकि जेल जाने के बाद से ही केजरीवाल की ताकत कम होने लगी थी और पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वाति मालीवाल केजरीवाल के एक इशारे पर राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे देती, लेकिन स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मालीवाल को विभव कुमार के गुस्से का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद केजरीवाल ने जब पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा से इस्तीफा मांगा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से संजीव अरोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हुए, वो भी इस शर्त पर कि जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और चुनाव जीतने के बाद ही वे अपना इस्तीफा देंगे। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तो फिर केजरीवाल को राज्यसभा जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। पार्टी पर केजरीवाल के इसी कमजोर हो रही पकड़ को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने करारा हमला बोला है। बघेल ने साफ कहा, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर पकड़ कमजोर कर चुके हैं और ये इस बात से कि पंजाब में वे लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने से पहले अपनी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं कर सके। बघेल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार चुके हैं और अब उनके पूर्व मंत्री पंजाब में भूमिका तलाश रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी पर उनकी पकड़ पहले से ही कमजोर हो रही है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने से पहले मौजूदा सांसद से इस्तीफा भी नहीं दिलवा पाए। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के लिए संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी की घोषणा की है। अगर अरोड़ा निर्वाचित होते हैं तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। बघेल ने पंजाब में पार्टी अध्यक्ष को बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान को पीसीसी प्रमुख पर पूरा भरोसा है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि राज्य इकाई के सभी जिला पदाधिकारियों और अन्य प्रकोष्ठों का पुनर्गठन किया जाएगा और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बघेल ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ जो खुले मंच पर बैठक की उसमें अंदरूनी कलह पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सभी नेता इस बात पर एकमत है कि राज्य से इस ओर अकुशल सरकार को हटाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। हालांकि पार्टी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में बघेल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भारत भूषण आशु, विजेंद्र सिंगला, कुशलदीप सिंह ढिल्लों, परगट सिंह और राणा गुरमीत सिंह शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिला केजरीवाल दिल्ली वाले अंदाज में सियासत करने और श्रेय लेने कूद पड़े। असल में आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली में काम कम प्रचार ज्यादा करती रही है। ठीक वैसे ही पंजाब की मान सरकार ने अपने नशे के खिलाफ अभियान का प्रचार तो जोर शोर से किया। कभी बुलडोजर का एक्शन दिखाया तो कभी 12,000 अधिकारियों के साथ 750 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी का प्रचार किया। लेकिन इस सब का नतीजा क्या निकला? कितने लोग पकड़े गए, कितनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कितना नशीला पदार्थ बरामद किया गया, इन सब को बताने की किसी को जरूरत नहीं। सिर्फ नशे के खिलाफ महायुद्ध की चर्चा हुई तो केजरीवाल भी अपने घर बैठे इस मामले में कूद पड़े और सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखकर नए महायुद्ध को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये महायुद्ध पंजाब से नशे को खत्म करने का है, लेकिन ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल के इस दावे का मजाक बनाने लगे। इन लोगों में अरविंद केजरीवाल के विरोधी ही नहीं बल्कि समर्थक भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। असल में केजरीवाल ने एक्स पर लिखा था कि पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में बर्बादी की है। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी दावा किया था कि जब तक पंजाब को नशा मुक्त नहीं किया जाएगा। 3 साल सत्ता में बिताने के बाद मान सरकार के इस कदम से कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या यह अभियान सचमुच नशे को खत्म करने के लिए है या किसी अपनी फिसलती हुई सत्ता को बचाने की कोशिश भर है? ये सवाल केजरीवाल के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं। पंजाब में आपकी सरकार को 3 साल हो चले हैं, लेकिन अब जाकर केजरीवाल को याद आया कि उन्होंने चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि वो पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। अब दिल्ली से सत्ता जाने के बाद केजरीवाल को ये वादा याद आया है। एक यूजर ने केजरीवाल के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि अभी तक आपको पंजाब में ये काम करने से कौन रोक रहा था, मोदी जी या फिर एलजी साहब? एक अन्य यूजर ने लिखा कि 2022 में केजरीवाल ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं सरकार बनते ही 3 महीने में पंजाब से नशे को खत्म कर देंगे। अब 2025 आ गया पर नशा खत्म नहीं हुआ। केजरीवाल की गारंटी की वैल्यू यही है। एक अन्य यूजर ने कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए, तोड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब की हार का डर है और ये सब प्रचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। केजरीवाल जी, महायुद्ध लड़ने वाले आपकी तरह हारने के बाद छिप कर नहीं बैठ जाते। इस तरह तमाम यूजर्स भी केजरीवाल को अपने निशाने पर ले रहे हैं। पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि पंजाब में नशे का कहर जारी है, अब आपदा मुक्त पंजाब की बारी है। बीजेपी की इस पोस्ट के साथ नशे को लेकर समाचार पत्रों की कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। इंडी गठबंधन का चेहरा बनने का सपना देखते देखते नीतीश कुमार एनडीए में चले गए। ममता बनर्जी ने महीनों इस गठबंधन का नेतृत्व हासिल करने के लिए पसीना बहाया। इसके लिए ममता बनर्जी ने लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव और शरद पवार से लेकर केजरीवाल तक के समर्थन का जुगाड़ किया, लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी को कोई महत्व नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों में अब आर पार की जंग छिड़ गई है। अब वही सपना अखिलेश यादव देखने लगे हैं जिनके रिश्ते कांग्रेस से लगातार खराब होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन का संयोजक बनने की जिद अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ी तो यूपी में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चुनाव से पहले अस्तित्व में आया इंडी गठबंधन की नैया बीते कुछ महीनों में मझधार में फंसी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हुई हार, उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी हार झेलनी पड़ी। इन हारों के बाद देश भर से इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के भीतर से आवाज उठने लगी। अधिकतर सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये गठबंधन अब अपना महत्व खो रहा है। ऐसा कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है। दिल्ली में गठबंधन के 2 सहयोगी दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण राज्य में भाजपा को शानदार जीत मिली। इस तरह हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े। यहां भी अनुमान के विपरीत ही भाजपा ने शानदार जीत हासिल की। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और केजरीवाल के बीच तकरार का असर इंडी गठबंधन के भविष्य पर पड़ने लगा। सहयोगी दलों से आवाज उठने लगी कि गठबंधन में कोई बड़ा नेता संयोजक पद पर होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी ने भी खुलेआम संयोजक की भूमिका निभाने की इच्छा जताई है। फिर महाराष्ट्र में गठबंधन से सहयोगी दलों शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी में भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठने लगे।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल पूछा। दिल्ली चुनाव के दौरान आप नेता अरविंद केजरीवाल ने तो इंडी गठबंधन से ही कांग्रेस को बाहर करने की मांग तक कर डाली। इन सब के बीच अब इंडिया के संयोजक पक्ष के लिए एक नए चेहरे के नाम की चर्चा हो रही है। वे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा में सपा दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनके पास 37 सांसद हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का संयोजक पद दिया जाए। असल में इंडिया गठबंधन की स्थापना के वक्त ही इसके संयोजक के पद को लेकर बवाल होता रहा है। इस गठबंधन को आकार रूप दिलाने में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कथित तौर पर संयोजक का पद न मिलने के कारण वो गठबंधन से बाहर हो गए और बिहार में एक बार फिर भाजपा के साथ चले गए। लोकसभा चुनाव के वक्त इस गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन आज तक इस गठबंधन के लिए किसी नेता को संयोजक का पद नहीं मिला। गठबंधन के भीतर क्षेत्रीय पार्टियां अब वर्चस्व चाहती हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ सहज नहीं। ऐसे में अब संयोजक पद के लिए अखिलेश यादव की चर्चा हो ही रही है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। राजद और कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर सकती है, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से राजद और कांग्रेस में खींचतान चल रही थी, उसको देखते हुए राह आसान नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खटपट शुरू हो गई। वजह विधानसभा में नेता विपक्ष का पद है, जिसे कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही हासिल करना चाहती हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के पास नेता विपक्ष बनाने लायक संख्या बल नहीं है। इन दोनों पार्टियों के बीच शरद पवार की भूमिका चेक एंड बैलेंस की है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच जारी तनातनी को लेकर संजय राउत के बयान के बाद ये साफ हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच तकरार तीखी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा पेश करेगी। हालांकि कांग्रेस और शरद पवार का समर्थन शिवसेना यूबीटी को नहीं मिलने की सूरत में ये एनडीए की सरकार पर निर्भर करेगा कि वो शिवसेना के उम्मीदवार को नेता विपक्ष घोषित करे या नहीं। हालांकि इस पद के लिए शिवसेना यूबीटी लगातार बीजेपी के आगे पीछे चक्कर लगा रही है। जानकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं और अगर नेता विपक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम बीजेपी को पसंद नहीं आया तो फिर से पेंच फंस सकता है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस को 10 साल तक नेता विपक्ष का पद नहीं मिला और सदन 10 साल तक बिना विपक्ष के नेता ही के चलता रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली। उसके बाद राहुल गांधी 10 साल बाद नेता विपक्ष बन पाए। हालांकि संजय राउत का तर्क यह है कि अतीत में ये पद विपक्षी दलों को दिया गया था, जबकि उस समय उन्होंने 10% सीटें भी नहीं जीती थीं। संजय राउत ने कहा 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की संयुक्त रूप से कुल संख्या लगभग 50 है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 से 26 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दावा करेगी। उन्होंने कहा कि भले ही विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन संविधान में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं जो कहता हो कि सदन को विपक्ष के नेता के बिना काम करना चाहिए। राउत ने बताया कि शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि अगर शिवसेना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा करती है तो वह विधान परिषद में भी इसी पद की मांग करेगी। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल शिवसेना के अंबादास दानवे विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन एमएलसी के तौर पर उनका कार्यकाल इस साल के अगस्त में खत्म हो जाएगा। एमवीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल हैं। विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 16 और एनसीपी एसपी के 10 सदस्य हैं। संजय राउत ने कहा कि उम्मीद है कि स्पीकर नेता प्रतिपक्ष का पद पाने की हमारी मांग स्वीकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।